नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 6 की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सारे के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स देखने हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने फ्रेंड्स अपने चैनल अर्षित द्विवेदी की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप सबके सब देख सकते हैं। ये तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स, जहां पे मैं मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं सेकंड चैप्टर में हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात की थी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अर्थ की बात होती है, दो तरीके के मोशन होते हैं, एक है रोटेशन, दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, इसको आप बोलोगे रोटेशन। और जब अर्थ एक पूरा चक्कर काट रहा है, खासकर एक पूरा एलिप्टिकल चक्कर काट रहा है सन के चारों तरफ, उसको आप बोलोगे रेवोल्यूशन। तो अपने एक्सिस पे घूम रहा है रोटेशन, सन के चारों तरफ घूम रहा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन करने में उसको लगते हैं 365.25 डेज, यानी 365.25 दिन। और अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में उसको लगते हैं 24 घंटे। 24 घंटे से शायद 4 मिनट कम लगते हैं, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसको 24 घंटे ही बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया जिससे आप एक कैंडल को जला के और एक बॉल को लेके एक एग्जाम्पल ले सकते हो। यहां पे बस ये दिखाया गया कि आप उस बॉल पे एक पॉइंट मार्क करिए, जो टाउन एक्स समझ में आएगा। आप उस बॉल को अर्थ मान लीजिए, तो एक्स को आप डार्केस्ट में रखिए और एक्स के उल्टे वाले, मतलब जिस पॉइंट पे एक्स है, बॉल के जिस पॉइंट पे एक्स है, बॉल का दूसरी तरफ कैंडल की तरफ करिए और उसको घुमाते हुए आगे की तरफ घुमाइए। तो जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे, आप देखोगे कि एक्स रोशनी में आएगा, फिर रोशनी से बाहर जाएगा, फिर रोशनी में आएगा, फिर रोशनी से बाहर जाएगा। तो ये जो डेज बीतते हैं ना, डेज आती है, नाइट्स आती है, डेज आती है, नाइट्स आती है, वो हम इस एक्टिविटी में कर रहे हैं। अब देखिए, अर्थ का जो एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के अराउंड अर्थ घूमता है, बेसिकली वो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। तो वो एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ गए? अब देखते हैं भाई ये क्या है। ये रहा आपका अर्थ, टिल्टेड है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस तरीके से टिल्ट, इस वाले फिगर में देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से टिल्ट है, ये रहा सन। तो जब इस तरीके से टिल्टेड है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है वो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। और ये जो एक्सिस है, ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 66.5 डिग्री का। और ये कितने, अगर आप बिल्कुल एक वर्टिकल से देखेंगे, तो एक वर्टिकल से कितने एंगल पे टिल्टेड है? ये 23.5 डिग्री पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है और ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। ठीक है, देखिए अर्थ को लाइट मिलती है किससे? सन से। अब देखिए, स्फेरिकल शेप है अर्थ का, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे एक्सपीरियंसेस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट is called circle of illumination. The circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. क्या क्या बोला गया है देखते हैं यहां पे। देखिए फ्रेंड, साफ साफ ये है कि जब इस एक्सिस में है, इस करंट ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं मैं फिगर 3.2 के, तो इस एक्शन में आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि ये जो नॉर्थ पोल है आपका, और खासकर जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका एक मेजर हिस्सा आपका सन से एक्सपोज्ड है। वहीं पे आप साउथ पोल देखोगे, कंटिन्यूअसली ये जो साउथ पोल है, ये आपके सन के, कह सकते हैं ना कि इल्यूमिनेशन जोन के बाहर है। ये सन के इल्यूमिनेशन जोन के बाहर है और 6 महीने के लिए इस नॉर्थ पोल पे हमेशा दिन ही रहेगा और 6 महीने के लिए इस साउथ पोल पे हमेशा रात ही रहेगी। और एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा है, यहां पे लिखा भी है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन एग्जैक्टली हमारे अर्थ को दो हिस्से में बांट रहा है। एक हिस्से में रोशनी है और दूसरे हिस्से में रोशनी नहीं है। और दिस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के एक्सिस के साथ ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपनी एक्सिस पे घूमने में, और ये जो घूमने का पीरियड है ना, इसको बोला जाता है अर्थ डे। ये बेसिकली इसका डेली मोशन है, क्योंकि हर दिन अपने एक्सिस पे पूरी एक बार अर्थ घूम जाता है। अब यहां पे एक सवाल आता है कि अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दे, तो क्या होगा? तो उसमें होगा ये फ्रेंड्स कि 6 महीने तक, आप 6 महीने तो क्या छोड़िए फ्रेंड्स, कि अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देगा तो वो रिवॉल्व तो करेगा, तो होगा क्या? सी द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे,
thus bringing continuous warmth to the region. The other half will remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not be possible in such extreme circumstances. हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि देखिए 6 महीने तक आपको पता है 6 months तक वो जो आपका अर्थ है उसका जो नॉर्थ पोल है, यहां पे देखिए इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्थ पोल तो सन से एक्सपोज रहेगा 6 मंथ तक, मतलब ये 6 महीने बीत जाएंगे तो ये साउथ पोल सन से एक्सपोज रहेगा 6 महीने तक। ये चीज आपको समझ में आ गई। अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना फ्रेंड्स, तो अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से ये हो रहा है कि ये जो बीच के लैटिट्यूड्स आ रहे हैं, यहां ये वाले लैटिट्यूड्स जो है, यहां से लेके आप यहां तक की बात कर लीजिए, इन लैटिट्यूड्स को रेगुलरली डे और नाइट मिल रही है। रेगुलरली डे और नाइट जब इनको मिल रही है तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट इनको मिल रही है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हो ये रहा है कि अगर ये अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देगा, समझिएगा, अगर ये अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देगा तो यार एक ये जो साइड है ना, ये वाली साइड 6 महीने के लिए ये वाली साइड सन को एक्सपोज रहेगी और 6 महीने के लिए ये वाली साइड सन से दूर रहेगी। फिर अगले 6 महीने में क्या होगा कि 6 महीने के लिए दूसरी वाली साइड सन को एक्सपोर्ट हो जाएगी और जो नहीं थी वो हट जाएगी। आप समझ रहे ना कि जो साइड अभी सन को एक्सपोज है वो 6 महीने तक एक्सपोज रहेगी, बाकी साइड नहीं है। और जब 6 महीने बीत के दूसरी साइड चला जाएगा तो जो जिस तरफ अभी लाइट पड़ रही है उस तरफ लाइट नहीं पड़ेगी, वो कंप्लीट डार्कनेस में चला जाएगा और जो अभी डार्क है वो उस समय कंप्लीट इल्यूमिनेशन में जाएगा। होगा इस तरीके की, इससे एक्सट्रीम कंडीशंस बन जाएगी। जहां पे लाइट पड़ रही है 6 महीने के लिए वो बहुत गर्म हो जाएगा और जहां पे 6 महीने की लाइट पड़ ही नहीं रही है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। समझ गए? इसलिए रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। नहीं तो भाई 6 महीने तक अगर आप सनलाइट एक्सपोज रखोगे एक ही हिस्से को और दूसरे से तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो जो सनलाइट जहां पहुंच नहीं रही है वहां फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंच जाएंगे और जहां पहुंच नहीं वहां बर्निंग टेम्परेचर पहुंच जाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एंशिएंट इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे आर्यभट्ट। इन्होंने पहले ही ये सजेस्ट कर दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था कि अर्थ एक तो गोल है, दूसरा अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ये तो खैर मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है फ्रेंड्स। अब एक रोटेशन की तो हमने बात कर ली, रेवोल्यूशन की बात करते हैं। भैया अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और एक रेवोल्यूशन में वो 365.25 दिन लेता है। ठीक है, तो हम लोग कन्वीनियंस के लिए इसको 365 गिनते हैं और 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब 4 साल बीत जाएंगे तो ये 6 घंटे 6 × 4 हो जाएंगे 24 घंटे और इसीलिए हर 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि 29 फरवरी आप काउंट करते हो लीप ईयर में। ठीक है, बट क्या हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है? सोचिए, क्या हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है फ्रेंड्स? क्या हर साल बाद ऐसा होता है कि 100 AD 200 AD 300 AD का जो 29 फरवरी है वो होगा ही नहीं, पर 400 AD का 29 फरवरी होगा? यहां पे मैंने आपको काफी ट्रिकी चीज बताई है, पहले मैंने अपने कैलेंडर के कॉन्सेप्ट पे समझा रखा है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा डीप चला जाता हूं, चलिए इसमें मत घुसिए, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए 365.25 दिन और हर 4 साल के बाद 366 दिन, जो कि फरवरी 29 की तरह काउंट होगा। अब रोटेशन के प्रोसेस को यहां हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको सन दिख रहा है फ्रेंड्स और ये अर्थ के 4 मूवमेंट्स दिख रहे हैं। इन अर्थ के 4 मूवमेंट को हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया दिया 29 डेज 28 डेज वाला, 366 डेज जिस ईयर में आ जाते हैं वो हो जाता है आपका लीप ईयर। इस फिगर को देख के 3.3 फिगर को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऑर्बिट है दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ये कहीं से भी एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं लग रहा है, दिस इज बेसिकली एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। प्लस इसके जो एक्सिस का ओरिएंटेशन होता है वो एक जैसे रहता है, जैसे यहां पे भी ऐसे ओरिएंटेड है। जो अर्थ का ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री और परपेंडिकुलर प्लेन के साथ 23.5 डिग्री, ये इतना ही रहेगा ऑल ओवर। इसका ओरिएंटेशन कभी नहीं बदलता। इसका जो टिल्टेड है 23.5 डिग्री का इंक्लेशन है जो परपेंडिकुलर के साथ, वो कभी नहीं बदलेगा। अब एक साइल को आप कुछ सीजन्स में डिवाइड करते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। और सीजन्स चेंज करते हैं ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ जो अर्थ की पोजीशन बदल रही है उसकी वजह से सीजन बदल रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि सीजन बदलने का जो रीजन है दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन।
यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स कि स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में फर्क क्या है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है उसको समझाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है फ्रेंड्स। आप एक काम करिए, एक पेंसिल लीजिए, 2 पिंस लीजिए, उन 2 पिंस को आपने यहां पे बना एक कार्डबोर्ड के अंदर चिपका दिया, ठीक है। एक थ्रेड का लूप लीजिए, बंधा हुआ, मतलब एक लूप में है थ्रेड, उस थ्रेड को इन दोनों पिंस के उस पे फंसाइए और फिर जो अपने पेंसिल की लेड है उसमें तीसरा एंड फंसा दीजिए और उसको टाइट रखिए इस लूप को। तो जब आप इस लूप को टाइट रखोगे फिर उससे आप एक सर्कल बनाने की कोशिश करो, तो आप देख रहे हो कि थ्रेड, ये जो 2 थ्रेड की लेंथ है ना, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी और इससे जो फिगर बनेगा दैट विल नॉट बी अ सर्कल, दैट विल बी एन इलिप्स। सर्कल में क्या होता है फ्रेंड्स कि सर्कल का कोई भी पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस रखता है, पर यहां नहीं होगा। अगर यहां पे सेंटर है ना तो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, एक जगह पेरिजी आएगा, एक जगह अपोजी आएगा। तो जो एलिप्स का आउटर सर्कमफ्रेंस है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा नहीं रहेगा, तो इस चीज को बोलते हैं इलिप्स। तो सर्कल अगर ऐसे बन रहा है तो इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, और इलिप्स के ऑर्बिट में ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है। अब यहां पे हम लोग मेन चीज आ जाते हैं, जो भी इस फिगर को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहां पे मैं थ्योरी देख लेता हूं, फिर आपको एक झटके में समझा दूंगा, बहुत ही हलवा है। वैसे तो पहले मैंने समझा रखा है अपनी ज्योग्राफी सीरीज में, यहां देख लेते हैं। देखिए भाई 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की तरफ। तो जो सन की रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको हीट ज्यादा मिलती है। लेकिन द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। चूंकि नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटीन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months. Since a larger portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions not to the equator. Longest day and shorter night 21 जून। और साउदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी, वहां ठंडी हो जाएगी, लाइट लंबी होगी और डेज छोटे होंगे। क्या बोला देखते हैं। बेसिकली समर सॉल्स्टिस की पोजीशन है। जल्दी जल्दी मैंने आपको बोल दिया फ्रेंड्स, अब ढंग से समझिए। ये रही वो समर सॉल्स्टिस की पोजीशन जो कि आती है 21 जून में। आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ऊपर वो है नॉर्थ पोल, नीचे है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है वो सन की तरफ टिल्टेड है, तो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा सन की तरफ टिल्टेड है। तो फ्रेंड्स आप समझिए, यहां से लेके यहां तक, यानी ये जो यहां से लेके यहां जो मैंने अभी एरो बनाई, जो 6 महीने का ड्यूरेशन है, इस 6 महीने की ड्यूरेशन में इस नॉर्थ पोल को लगातार सनलाइट मिलेगी। यानी कि यहां पे नॉर्थ पोल हमेशा इल्यूमिनेटेड रहेगा और इतने समय के लिए जो साउथ पोल है वो हमेशा अंधेरे में रहेगा। एक चीज आपको समझ में आई। अब चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो इलाका है वह सनलाइट ज्यादा पड़ेगी और उसके ऊपर आप जाएंगे तो सनलाइट थोड़ी स्लांट होती जाएगी। तो चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रेस पड़ रही हैं और आप कह सकते हैं कि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ जो सन है वो नॉर्थ की तरफ हो गई है, तो ज्यादा गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलेगी। मतलब ज्यादा गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा समर और साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा विंटर। तो समर सोल्स्टिस के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है समर और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर, और इस समय पे सबसे लंबे दिन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सबसे लंबे दिन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सबसे छोटी रातें होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जस्ट उसका उल्टा हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में यहां पे दिन सबसे छोटे हो जाते हैं, रातें सबसे लंबी हो जाती हैं। तो इसको बोला जाता है समर सोल्स्टिस। एग्जैक्ट समर सोल्स्टिस का दिन है 21 जून। समझ गए फ्रेंड्स? 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्मली जब ज्यादा सूरज आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी फेंक रहा है तो जो दिन होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे। तो ये समर सोल्स्टिस का फिनोमेना आप समझ में आ गया 21 जून। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ती है। अच्छा एक चीज और, 21 जून के ऊपर जो सन होता है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट चमक रहा होता है, इसलिए 21 जून को आपको समर सोल्स्टिस कहा गया है। वहीं पर अगर आप 22 दिसंबर को देखोगे तो 22 दिसंबर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यानी 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट चमक रहा है सन, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट चमक रहा है सन। और साउथ पोल किसकी तरफ टिल्टेड है? सन की तरफ। अब
सन रेज वर्टिकली फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। तो भैया ज्यादातर जो लाइट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर को मिल रही है। तो अब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगी, यहां पे लंबे दिन हो जाएंगे, छोटी रातें हो जाएंगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, रातें बड़ी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, और इसको बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस। देखिए यहां पे कहां पहुंच गए हम लोग पहुंच गए हैं यहां भैया, विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर। हो क्या रहा है यहाँ पे, अर्थ का टिल्ट तो वैसा ही है। अब आप देखोगे कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना फ्रेंड्स, ये चला गया आपका सन से दूसरी तरफ, और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो साउथ पोल है वो सन की तरफ है। तो ये वाला जितना समय है, ये वाला जो 6 महीना है जो मैंने अभी एरो बनाया, इस 6 महीने में साउदर्न पोल हमेशा इल्यूमिनेटेड रहेगा और नॉर्दर्न पोल ज्यादातर अंधेरे में रहेगा। ठीक है, फिर इस चीज में एक चीज और होगी, 22 दिसंबर के दिन जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डायरेक्ट ऊपर होगा, और इस पूरे ड्यूरेशन में 6 महीनों में सन साउदर्न हेमिस्फीयर में डोमिनेंट रहेगा। तो जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में सन डोमिनेंट रहेगा तो ज्यादा लाइट, ज्यादा एनर्जी साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज्यादा होगी। तो यहां पे समर्स पड़ेंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स पड़ेंगी तो दिन लंबे हो जाएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, रातें छोटी हो जाएंगी। और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। और इस टाइम ड्यूरेशन में साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। और सबसे लंबा दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सोल्स्टिस के दिन, जो कि पड़ता है 22 दिसंबर को। ठीक है, और वहीं पे सबसे छोटे दिन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये याद रखिएगा 22 दिसंबर को। तो ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। इसीलिए फ्रेंड्स आप कभी इस फिनोमिना को नोटिस करोगे, कभी आपको मौका मिले, जून के महीने में जब इंडिया में जबरदस्त गर्मी पड़ रही होती है, तो जून के महीने में जब इंडिया में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, अगर कभी आप दिल्ली से फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया की किसी सिटी में जाइए, आप बाहर निकलेंगे ना, आप कपकपाने लगेंगे, ठंडी लगने लगेगी, क्योंकि आप एकदम से गर्मी से वहां पहुंचे, अगर आप कपड़े नहीं हुए तो आप बिल्कुल ठंड में कपकपाने लगोगे। क्योंकि होता यह है कि जिस समय पे यहाँ पे समर होती है उस समय पे वहां पड़ रही होती है विंटर, और जिस समय पे यहाँ पे विंटर होती है तो वहां पड़ रही होती है समर में। आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम अक्सर कर दिसंबर जनवरी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाती है, तो उस समय पे इंडिया में तो क्या पड़ रहा होता है, उस समय इंडिया में पड़ रही होती ठंडी पर वहां गर्मी पड़ रही होती। तो उनका जो क्रिसमस बनता है ना ऑस्ट्रेलिया वालों का, वो गर्मी में बनता है। और क्रिसमस ट्री को अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज्यादातर क्रिसमस ट्री को बर्फ में ढकाया हुआ दिखाया जाता है, तो वो एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। क्रिसमस होता कब है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के समय ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही होगी, ऑस्ट्रेलिया में गजब गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, तो भाई विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस की डेट भी पता चल गई, ये होता क्या है ये भी पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्सेस की। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड्स 21 मार्च और 23 सितंबर को जो डायरेक्ट सन रेज है वो इक्वेटर पे गिरेंगी, और यहां पे ना कोई पोल सन की तरफ टिल्टेड होगा, ना कोई उससे बहुत ज्यादा दूर होगा। इन इक्विनॉक्सेस पे पूरे अर्थ पे बराबर डेज और बराबर नाइट्स होती हैं, और इसको आपको बोला जाता है इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और 21 मार्च को होता है इसका उल्टा। देखते हैं यहां पे आपको दिख रहा है, जो आपको रिवॉल्यूशन है इसका वो तो नजर आ ही रहा है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से शुरू किया, यहां से हम लोग इधर गए, तो जब आप इधर पहुंचोगे तो इस पॉइंट पे 23 सितंबर पे जो सन है वो इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर होगा। तो जब वो इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर होगा तो दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर्स में दिन और रात बराबर हो जाएंगे, एक चीज हो जाएगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग। उसके बाद जब आप विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से 21 मार्च की तरफ जाओगे तो 21 मार्च वो डेट है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च याद रखिएगा कि इन दिनों पे सन डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर चमकता है। तो 21 मार्च को जब सन डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर चमक रहा होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम, बिल्कुल उल्टा। तो इक्विनॉक्सेस के लिए ध्यान रखिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च, और समर सोल्स्टाइस के लिए 21 जून, विंटर सोल्स्टाइस के लिए
22 दिसंबर। अब सवाल आपसे ये है कि फ्रेंड स्प्रिंग और ऑटम सीजन में क्या फर्क होता है, ये आप पता करने की कोशिश करिए। बस अब इस पूरे लेक्चर में आपको बस यही एक समझाना है कि स्प्रिंग और ऑटम सीजन में क्या फर्क है और इनके मूवमेंट से स्प्रिंग ऑटम सीजन का फर्क कैसे आया, ये आपको समझना है। तो अब आपको यहां पे समझ में आया फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दिन और रात जो हो रही है वो हो रही है भाई रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, और जो सीजन बदल रहे हैं ना वो बदल रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये इसका सारा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। छोटा सा चैप्टर था, तुरंत खत्म हो गया। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, जितने ज्यादा लोगों के साथ हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जितने ज्यादा लोग देखते हैं उतना ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।